नमस्कार। आज बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे एक टकराव की, और खास तौर पर इसके 35वें दिन की। उस दिन जो दावे किए गए और जो हकीकत सामने आई, उसमें आखिर कितना फासला है? चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ईरानी स्टेट मीडिया की इस एक लाइन से। अमेरिकी वायुसेना के लिए एक काला दिन। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, बल्कि इसने उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, तनावपूर्ण माहौल तैयार कर दिया था। ये एक चेतावनी जैसी थी। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि 3 अप्रैल 2026 को आखिर हुआ क्या था। क्यों इस दिन को अमेरिका के लिए एक ब्लैक डे या काला दिन कहा जा रहा है? देखिए, एक ही दिन में अमेरिका को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहला, उनका एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, उसे सेंट्रल ईरान में मार गिराया गया। फिर एक A-10 वॉटहॉग हमले की चपेट में आने के बाद फारस की खाड़ी में क्रैश हो गया। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि F-15 के 2 पायलटों में से एक अभी भी ईरान के अंदर कहीं लापता है। रेस्क्यू की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन वहां स्थानीय कबीलों की तरफ से इतनी जबरदस्त फायरिंग हो रही है कि अमेरिकी बचाव हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक बड़ा विरोधाभास, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले एक ऐसा बयान दिया गया था जिसने इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया है। ये बयान था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा था, हमने ईरान की पूरी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। हम एक अजेय शक्ति हैं। अब सोचिए, एक तरफ ये दावा और दूसरी तरफ ईरान में गिरते अमेरिकी फाइटर जेट्स। जाहिर है, इस दावे ने अमेरिका के हालिया नुकसान के बाद उनकी सैन्य ताकत पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अमेरिका एक अजेय शक्ति है और अगर ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका था जैसा कि दावा किया गया, तो फिर ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक F-15 को गिरा कैसे दिया? अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये असल में नुकसान की एक पूरी सीरीज का क्लाइमैक्स था, जो पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, और ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 13 मार्च को एक MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा, फिर 28 मार्च को एक और रीपर और साथ में एक इजरायली ड्रोन, 31 मार्च को 2 और रीपर ड्रोन, और फिर ब्लैक डे से ठीक एक दिन पहले 2 अप्रैल को एक और रीपर और एक इजरायली ड्रोन। तो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका के महंगे हाईटेक ड्रोन्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। मतलब, अमेरिकी दावों के ठीक उलट ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। और अगर 35 दिनों के पूरे नुकसान का हिसाब देखें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। 4 F-35 फाइटर जेट्स, जिनमें से एक तो सीधे सीधे ईरानी एयर डिफेंस का शिकार हुआ, एक A-10 एयरक्राफ्ट, सऊदी अरब के बेस पर हमले में AWACS निगरानी विमानों को भारी क्षति, 3 हेलीकॉप्टर डैमेज हुए, और कुल मिलाकर 17 MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह हो गए। ये अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और कीमती मिलिट्री एसेट्स हैं। तो ये तो हुई मिलिट्री नुकसान की बात, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती। इन घटनाओं के जो दूर तक जाने वाले असर हुए, मतलब रणनीतिक और साख पर जो असर पड़ा, अब उस पर बात करते हैं। इसके 3 बड़े नतीजे निकले। पहला है ह्यूमन कॉस्ट, यानी इंसानी कीमत। एक अमेरिकन पायलट जो लापता है, वो ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप, यानी मोल भाव का जरिया बन जाता है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन वॉर। ईरानी सरकारी अकाउंट सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे अमेरिकन एयरफोर्स, मोर लाइक चेयर फोर्स। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, रेप्यूटेशनल डैमेज। अमेरिकी हथियारों की जो साख है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। भविष्य में इनके मिलिट्री हार्डवेयर की बिक्री पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो अब जब अमेरिका को इतने झटके लगे हैं, तो जवाब में क्या किया जाए? अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट अब एक नई और कह सकते हैं कि काफी खतरनाक स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं एस्केलेट टू डी-एस्केलेट। चलिए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। देखिए, एस्केलेट टू डी-एस्केलेट एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक पक्ष जानबूझकर लड़ाई को और भयानक और विनाशकारी बना देता है। इसका मकसद ये होता है कि सामने वाला इतना ज्यादा पस्त हो जाए कि वो बातचीत की टेबल पर आने और लड़ाई खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब, शांति के लिए और ज्यादा तबाही। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के अगले कदम इसी के इर्द गिर्द घूम सकते हैं। और इस खतरनाक रणनीति के पीछे दलील क्या दी जा रही है? व्हाइट हाउस के एक पूर्व प्रवक्ता के मुताबिक
ईरान कूटनीति में विश्वास नहीं करता, वो केवल संघर्ष और ताकत की भाषा समझते हैं। तो सीधी सी बात है, उनका मानना है कि डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, अब सिर्फ बल का प्रयोग ही एक रास्ता बचा है। तो इस प्लान के तहत आखिर किया क्या जाएगा? इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ईरान पर एक बहुत बड़ा चौतरफा हमला करना। स्टेप 2, ईरान के ज़रूरी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आम लोगों के काम आने वाली चीज़ों को निशाना बनाना और तबाह करना। और स्टेप 3, फिर इसी तबाही का इस्तेमाल करके ईरान को शांति के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर करना। ये कोई छोटी मोटी मिलिट्री कार्रवाई नहीं है, ये एक पूरे देश को घुटनों पर लाने की योजना है। और जब हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसके संभावित टारगेट क्या हो सकते हैं? सोचिए, ईरान के पुल और उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड, मतलब इफेक्टिवली देश को पाषाण युग में भेज देना। पावर ग्रिड तबाह होने का मतलब है अस्पताल बंद, कम्युनिकेशन ठप और आम जिंदगी पूरी तरह से रुक जाना, एक देश को दशकों पीछे धकेल देना। तो जैसे जैसे ये लड़ाई और तेज हो रही है और अमेरिका की रणनीति बदल रही है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सब की अंतिम कीमत क्या होगी? और इससे भी बड़ा सवाल कि ये कीमत चुकाएगा कौन, सैनिक या फिर आम नागरिक?